Hello, dear students. Welcome back to CSE Academy. In this series of CUET examination, you are going to learn the idioms and phrases. First A is bird's eye view. A bird's eye view. बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई ऊपर से अगर कोई चीज देख रही है ना, उसको बहुत बड़ा व्यू मिलता है देखने के लिए। तुमने देखा होगा कि जो किले थे राजस्थान वगैरह के अंदर या कहीं भी अगर किले बने होते हैं, वो एक हिल टॉप के ऊपर जाके बना रखे होते हैं। उन्होंने क्यों बनाए होते हैं? ताकि अगर कोई भी दूर से आ रहा है या कुछ भी, उस किले से उनको एक व्यू मिलता रहे। उसको हम बोलते हैं बर्ड आई व्यू। या कई सारी जगहों पे उन्होंने बोलते हैं कि ईगल आई व्यू है। बर्ड आई व्यू, ईगल आई व्यू, वो सेम को बोला जाता है। तो इसका मतलब होता है जनरल या ओवरऑल व्यू, किसी भी चीज का एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव जब हम देखते हैं ना, उसको हम बोलते हैं बर्ड आई व्यू। वी गॉट अ बर्ड आईज व्यू ऑफ द सिटी फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल। एक किसी हिल के ऊपर से हम जो है उस पूरे शहर का जो है वो बर्ड आई व्यू जो है वो हमें मिल जाता है। ठीक है। सेकेंड वन इज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मीनिंग है अ सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। अगर कोई भी चीज, कोई हैपनिंग सडनली हो रही है, जैसे अर्थ को एक आया कहीं पे, सडन आया वो, ठीक है ना, यू आर नॉट प्री प्लान फॉर दैट, तो उसको हम बोलते हैं अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। हिज एक्सपल्शन फ्रॉम स्कूल वॉज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। उसको स्कूल से जो निकाला गया वो एक बोल्ट फ्रॉम द ब्लू था, यानी कि एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट था जो आपने सोचा नहीं था कि उसको निकाला जाएगा स्कूल से। ठीक है ना, तो अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। जैसे हम हिंदी के अंदर बोलते हैं ना कि मुहावरे हो गया, लकोक्तियां हो गया, ये उस तरीके के वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है। थर्ड वन इज अ कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब, जैसे तुम लोग भी बहुत बार कहानियां बनाते होगे ना कि कुछ भी मन घड़ंत अपनी तरफ से चलो लंबी लंबी फेंक रहे हैं, अ फॉल्स एंड अबसर्ड स्टोरी। ठीक है ना, तो वो ही गेव अ कॉक एंड बुल स्टोरी टू एक्सप्लेन हिज एब्सेंस। अपनी एब्सेंस को बताने के लिए कि मैं क्यों नहीं आया था, ठीक है, मैं क्यों लेट आई थी, वो बताने के लिए जो मन गढ़ंत एक लंबी चौड़ी स्टोरीज चल रही हैं, उस चीज को बोला जाता है कॉक एंड बुल स्टोरी। ठीक है, मन गढ़ंत कहानियां, झूठी कहानियां बेसिकली। ठीक है ना, उसको। फोर्थ है अ क्लोज शेव। अ क्लोज शेव इज अ नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर। किसी खतरे से आप खिसक जाते हो ना, शांति से भागकर निकल लेते हो, उसको बोलते हैं नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, यानी कि क्लोज शेव। द स्पीडिंग कार मिस्ड हिम बाय इंचेस, इट वॉज अ क्लोज शेव। जैसे कोई बड़ी तेजी से निकलती हुई कार, हम बोलते हैं ना कि मैं बस 1-2 इंच के गैप से बच गई। ठीक है ना, तो कोई सी तेजी से निकलती हुई कार से आप कुछ इंच से बचे, दैट मीन्स इट वॉज अ क्लोज शेव। ठीक है, यानी कि आप किसी खतरे से बहुत ही लाइक थोड़ी सी जगह से बचकर निकले हो, उसको बोलते हैं क्लोज शेव। फिफ्थ वन इज अ मैन ऑफ लेटर्स। अ स्कॉलरली और लिटरेरी पर्सन, यानी कि जिसको बहुत ज्यादा ज्ञान हो, जिसके पास शब्द बहुत ज्यादा हो, उसको हम बोलते हैं अ मैन ऑफ लेटर्स। डॉक्टर वर्मा इज अ मैन ऑफ लेटर्स विद सेवरल पब्लिश्ड बुक्स। उन्होंने कई सारी बुक्स पब्लिश कर रखी हैं, ठीक है ना, और इसीलिए उनको मैन ऑफ लेटर्स भी बोला जाता है। स्कॉलरली का मतलब होता है विद्वान लोग जो होते हैं ना, उनको बोलते हैं स्कॉलर। ठीक है। अब ये तो है नहीं कि ऐसे रैंडम बुक्स के अंदर लिखते चले जाएंगे कि ऐसे एबीसीडी लिख रहे हैं जी, लेटर्स तो लिख रहे हैं, ऐसा नहीं। कुछ ऐसे मीनिंगफुल चीजों के बारे में जो आप लिख रहे हो, इन्फॉर्मेशन छाप रहे हो, जैसे कई सारे राइटर्स ने बहुत सारी स्टोरीज लिखी होती हैं, ठीक है ना, बहुत सारी पोएम्स लिखी होती हैं, कुछ भी ऐसी बातें लिखी होती हैं, वो तो इसलिए उनको हम बोलते हैं मैन ऑफ लेटर्स। सिक्स वन इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अ पर्सन ऑफ नो सब्सटेंस और पावर। किसी के अंदर कुछ ना तो कोई जैसे पावर है, ना कोई उसके अंदर कुछ भी किसी बात का दम है। ही टॉक्स बिग बट ही इज रियली अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। मतलब ऐसे फोकी बातें करता है ना, हिंदी में बोलते हैं थोथा चना बाजे घना। ठीक है ना, कि बात में कोई दम नहीं है, पर बातें बहुत फैलता है। ठीक है, तो वो जो है अब मैन ऑफ स्ट्रॉ है। सेवंथ इज अ रेड लेटर डे, यानी कि बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट डे या बहुत ही याद रखने वाला एक मेमोरेबल डे, उसको हम बोलते हैं रेड लेटर डे। माई वेडिंग वॉज अ रेड लेटर डे इन माई लाइफ। ठीक है ना, जैसे अभी तुम लोगों की लाइफ में तुम्हारे बर्थडेज होंगे या कोई और तुमने अचीवमेंट अगर लाइफ में कोई की हो, तो दैट वॉज अ रेड लेटर डे फॉर यू। एट्थ वन इज अ गिल्ड गूज चेज। अ फ्यूटाइल और होपलेस सर्च, यानी कि आपको कुछ मिल नहीं रहा है बट स्टिल यू आर फ्यूटाइल। हमने सिनोनिम एंटोनिम्स में भी किया था फ्यूटाइल। ठीक है ना, सर्चिंग फॉर दैट ओल्ड बुक वॉज अ वाइल्ड गूज चेज, यानी कि मैं जो पुरानी बुक को ढूंढ रही थी वो मिल नहीं रही है, बस ढूंढी जा रहे हैं ढूंढी जा रहे हैं, मिल हाथ कुछ नहीं लग रहा है। ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं वाइल्ड गूज चेज। द नाइन्थ वन इज
आर डेगर्स ड्रॉन। इसका मीनिंग क्या है? बीइंग इन अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हॉस्टैलिटी। ठीक है, हॉस्टैलिटी का मतलब होता है किसी बंधन में। द टू पार्टनर्स आर नाउ डेगर्स ड्रॉन आफ्टर द डिस्प्यूट। अब ये जो दो बंदे थे, दो पार्टनर्स थे, ठीक है ना, वो जब अपनी लड़ाई लुड़ाई होगी तो उसके बाद अब बेचारे बस जबरदस्ती एक बंधन में बंधे हुए हैं। ठीक है ना, बड़े लोग आपस में क्लेश करके जबरदस्ती बंधे थे, उसको हम ड्रैगर्स ड्रॉन बोल रहे हैं। द 10th इज एट द 11th आवर, यानी कि द लास्ट मोमेंट। ये भी बहुत सारी जगहों पे यूज किया जाता है। ही सबमिटेड द रिपोर्ट एट द 11th आवर। जैसे तुम लोग अपनी प्रोजेक्ट फाइल्स हो गया या कुछ भी, वो बिल्कुल टीचर ने जब डेडलाइन दे रखी है, मैडम स्ट्रिक्टली बोल रही है मैं मार्क्स कट कर लूंगी, ये कर लूंगी, और तब जाके सबमिट कर रहे हो, सो दैट इज द 11th आवर। जब बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जो है आप कोई काम कर रहे हो या करके सबमिट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं एट द 11th आवर। 11th इज एन ओपन सीक्रेट, समथिंग नोन बाय मेनी थ्रू नॉट ऑफिशियली एक्नॉलेज्ड। जैसे र्यूमर्स होते हैं ना कि बड़े सारे लोगों तक पहुंची हुई है बात, पर असलियत में उस बंदे ने ओपनली नहीं सबको बताया, वो ऑफिशियली अनाउंस नहीं है, बट लोगों तक बात फैल चुकी है, तो वो है एक ओपन सीक्रेट। ठीक है ना, कि सीक्रेट तो है बिकॉज ऑफिशियली अनाउंस नहीं है, बट लोगों तक वो बात पहुंची हुई है। देयर अफेयर इज एन ओपन सीक्रेट इन द ऑफिस, कि उनकी जो भी अफेयर था वो ऑफिस में सबको पता था, बट ऑफिशियली उन लोगों ने अनाउंस नहीं किया था। 12th, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या है? अ कॉज ऑफ क्वेरल, यानी कि झगड़े का कोई मुद्दा, कोई रीजन, कोई बात जो होती है ना, उसको हम बोल रहे हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। द इनहेरिटेंस बिकेम द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड अमंग देयर सिबलिंग्स। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी जैसे। ठीक है ना, अब वो प्रॉपर्टी जो थी वो उन लोगों में, उन जो दोनों भाई बहन थे, उन दोनों में लड़ाई का मुद्दा बन गया, आधी मैं लूंगा आधी मैं लूंगा, और वो कह रहा नहीं पूरी मैं ही रख लेता हूँ, तो उसको हम बोलते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। 13th है बरी द हैचेट, टू एंड द क्वारल एंड मेक पीस, यानी कि लड़ाई झगड़े को शांत करके हम बोलते हैं ना, अब शांति बनाए रखो। ठीक है ना, आफ्टर इयर्स ऑफ फाइटिंग दे डिसाइडेड टू बरी द हैचेट, यानी कि इतने सालों की लड़ाई के बाद में अब उन्होंने मुद्दा खत्म करते हैं, अब लड़ाई चलो अब मिलजुल के रहते हैं, तो शांति से रहते हैं, दैट मीन्स बरी द हैचेट। 14th क्या है? बाय हुक और क्रूक, जैसे हम बोलते हैं ना कि मुझे अच्छे नंबर लेने हैं, ठीक है ना, या लड़ाई जीतनी है, कुछ भी करना है, बाय हुक और क्रूक, यानी कि कोई भी मतलब मीन्स यूज करके, सही हो गलत हो दैट आई डोंट केयर, बाय हुक और क्रूक, यानी कि एनी पॉसिबल मीन्स। ही प्लान्स टू विन द इलेक्शन बाय हुक और क्रूक, वो जो है वो इलेक्शन जीतना चाहता है, चाहे किसी गलत मीन से भी, चाहे किसी सही मीन से, जो मर्जी रास्ता अपनाते हुए, मतलब दैट वे कैन बी एनीथिंग, but that person wants to win the election, so that means by hook or crook। 15th है by leaps and bounds, मीनिंग रैपिडली और वेरी फास्ट, यानी कि कोई चीज बहुत तेजी से बदल रही है, जैसे टेक्नोलॉजी है वो बहुत जल्दी। अगर आप फोन लेते हो, मैंने कोई मोबाइल लिया, आज उसके अंदर कुछ और टेक्नोलॉजी है, कल को कुछ और रहेगी, ठीक है ना, फिर थोड़े टाइम बाद चेंज हो जाएगा। हमें ऐसा लगता है मेरे फोन में तो वो फीचर ही नहीं है जो अब नए फोन में आ रहा है। तो टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, यानी कि बहुत रैपिडली जो चेंज हो रहा है, बहुत तेजी से जो बदल रहा है, उसको हम बोलते हैं। ठीक है। 16 बर्न द मिडनाइट ऑयल, टू वर्क और स्टडी लेट इन द नाइट, उसको हम बोल रहे हैं द बर्न द मिडनाइट ऑयल। शी हैड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश हर प्रोजेक्ट, उसको पूरी रात बैठ के काम करना पड़ेगा ना, सो शी हैज टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश हर प्रोजेक्ट। ठीक है ना, बर्न द मिडनाइट ऑयल, रात को देर तक बैठ के जब आप कोई काम कर रहे हो या कोई पढ़ाई कर रहे हो, उसको हम बर्न द मिडनाइट ऑयल बोलते हैं। 17 कॉल अ स्पेड टू स्पीक फ्रैंकली, he always calls a spade even when it hurts। जैसे कई लोग होते हैं ना कि कुछ भी बात जो मन में आई उस तरीके से उन्होंने बोलना, ठीक है ना, वो ये नहीं देख रहे हैं कि दूसरों के सामने किसी और, मतलब हम जैसे थोड़ी बात बना देते हैं लाइक सामने वाले बंदे को अच्छी लगे, तो यहाँ पे उन्होंने बोला he always calls a spade, जो जैसा है उसको उसी तरीके से बोलता है, चाहे सामने वाले व्यक्ति को हर्ट ही क्यों ना हो। ठीक है ना, कॉलिंग अ स्पेड यानी कि जो जैसा उसको वैसे करके बोलना। फिर ये तो बड़े तुम लोगों ने भी बहुत बार रोए होंगे, है ना, मम्मी का दिल पिघलाने के लिए। 18 क्रोकोडाइल टीयर्स, फॉल्स और इनसिंसियर टीयर्स, यानी कि जो मगरमच्छ के आंसू, झूठे मूठे आंसू, दिल से कुछ नहीं फीलिंग हो रही और ऐसे मतलब वो करना, है ना। द अक्यूज वेप्ट क्रोकोडाइल टीयर्स इन कोर्ट, जो अक्यूज था यानी कि आरोपी था, जिसके ऊपर आरोप लगा था, वो कोर्ट के अंदर जो है क्रोकोडाइल टीयर्स रो रहा है।
देन 19th, डाई इन हार्नेस, टू डाई वाइल स्टिल वर्किंग, काम करते करते जो है, काम करते करते मीन्स नॉट एग्जैक्टली वर्किंग बट इन द वर्किंग टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं हम। ही वॉज लॉयल वर्कर हु डाइड इन हार्नेस, यानी कि जो भी उसको काम असाइन किया गया था या जो वो काम में कार्यरत था, वो काम को करते करते जो है वो खत्म हो गया, तो डाई इन हार्नेस। ठीक है। 20th, फ्रेंच लीव, लीव टेकन विदाउट परमिशन, ये भी तुम लोग बहुत बार ले चुके होंगे, है ना, बिना परमिशन के छुट्टी लेना। He took French leave and went on a vacation, वो उसने फ्रेंच लीव ली और छुट्टी पे चला गया, यानी कि बिना किसी की परमिशन के भी छुट्टी ली और चलो भाग लिए। 21st, feather one's own nest to make oneself rich dishonestly, यानी कि अपने आप को अमीर बनाना बेईमानी से। टू द करप्ट ऑफिसर फेदर्ड हिज ओन नेस्ट बिफोर रिटायरिंग, जैसे कि कई सारे करप्ट पॉलिटिशियंस होते हैं, वो पहले अपना खुद का घर जो है वो बनाते हैं कि इसको भरते जाएं हम, ठीक है ना, उसके बाद पब्लिक के लिए सोचेंगे, पहले अपने घर में पूरा वो कर लें। तो दैट इज फेदर वंस ओन नेस्ट, अपने खुद के घर को पहले भरते जाना गलत मीन से, ठीक है ना, ये नहीं कि आप अपनी मेहनत से कर रहे हो, हर बंदा अपने लिए अच्छा ही चाहता है, ठीक है ना, बट आप अपनी मेहनत से नहीं, आप बेईमानी से अपने आप सिर्फ वो करते जा रहे हो, उसको हम बोले फेदर वंस ओन नेस्ट। 22nd, फिश आउट ऑफ वाटर टू फील अनकंफर्टेबल और आउट ऑफ प्लेस, अभी तुम लोगों के राज तुम्हारी मम्मियों के सामने कुछ खोल दो, ठीक है ना, सो दैट मीन्स यूर फिश आउट ऑफ वाटर। एग्जाम्पल, आई फेल्ट लाइक फिश आउट ऑफ वाटर एट द फॉर्मल पार्टी, ठीक है ना, कि मैं वहां पे सपोज वैसे ड्रेसअप होके नहीं गई, ठीक है, बाकी सब फॉर्मल ड्रेसअप में थे, सो आई फेल्ट लाइक फिश आउट ऑफ वाटर, so that means fish out of water. 23rd, fight tooth and nail to fight very fiercely, they fought tooth and nail for custody of the child, यानी कि बहुत ज्यादा, जैसे टूथ एंड नेल का मतलब बहुत ज्यादा, जैसे जद्दोजहद करके आप लड़ाई कर रहे हो, कुछ लड़ाई, नॉट फिजिकल फाइट, बट आप कोई मुद्दे पे आप जद्दोजहद कर रहे हो, ठीक है ना, जैसे कि कोर्ट के अंदर जब कोई केस चलता है, दैट टेक्स लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, तो वहां पर क्या है, फाइट चल रही है आपकी टूथ एंड नेल की, वो किस लिए फाइट कर रहे हैं, बच्चे की कस्टडी को लेने के लिए, ठीक है। 24th, फेयर एंड स्क्वायर, ऑनेस्ट एंड जस्ट, ही वॉन द मैच फेयर एंड स्क्वायर, यानी कि ईमानदारी से सही तरीके से उसने जो है वो मैच को जीत लिया, फेयर एंड स्क्वायर। 25th, गेन ग्राउंड टू बिकम पॉपुलर और सक्सेसफुल, द न्यू पॉलिसी इज गेनिंग ग्राउंड अमंग द पीपल, जो नई पॉलिसी है वो ग्राउंड पे अच्छी काम कर रही है, जब कोई भी चीज बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है, बहुत अच्छे जो भी आप प्लान लेकर आए वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं गेन ग्राउंड, ठीक, द न्यू पॉलिसी इज गेनिंग ग्राउंड अमंग द पीपल, ठीक है, कि जो भी नई पॉलिसी लेकर आई, गवर्नमेंट लेकर आई, तुम्हारा स्कूल लेकर आया, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है, ठीक है ना, उस तरीके से।